मनीष भैया, अमृतपाल को तो मेरे ख्याल से पकड़ा जाना संभव था ही नहीं, क्योंकि फिर वो शाहीन बाग से लेकर के पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, खान मार्केट गैंग, जिसे आप एक स्पेशल मजदूर दिवस के नाम पे स्पेशल पत्रकार आपने उनका नाम रखा है खैराती, ये सब निपट जाते। तो आज वहीं से सवाल शुरू करूंगा, और कोर्ट ने भी फाइनली पूछ दिया कि 80,000, एक तो नहीं, आपके पास इतने सारे लोग, 80,000 ट्रूप्स, कॉप्स, ये लोग रहते हुए कैसे चला गया अमृतपाल सिंह? कहां से खबर लीक हुई, कैसे हुआ? या जो मैंने अंदेशा व्यक्त किया कि वो पकड़ा जाता तो फिर धागे खुल जाते, आपका जो खैराती मीडिया है वो किसान आंदोलन में जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से पैसे चले, वो कैसे एक ट्रक ड्राइवर इस यहां तक पहुंच गया, सब खत्म हो जाता फिर तो। बिल्कुल, ये चीज हाईकोर्ट के सवाल केजरीवाल को पूरी तरह से नग्न कर देता है। अभिषेक, देखिए, एक महीने से ये उत्पात कर रहा था जो पब्लिक डोमेन में था, लेकिन पंजाब की सड़कों पे इसका प्रोटेस्ट, पर्चे बांटना, उत्पात मचाना, रैलियां करना, ये सब कुछ चल रही थी। इसके बावजूद पंजाब सरकार चुपचाप बैठी हुई थी कि इसे पाला जा रहा था, दूसरा भिंडरवाला। लेकिन जब नग्न हो गए केजरी, तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, हम पंजाब में ऐसा करने नहीं देंगे। सब कुछ तुम्हारे नाक के नीचे हो रहा था, तुम प्रश्रय दे रहे थे। जिस थाने को कब्जे में लिया गया अमृतसर में, वो पंजाब के कस एकदम से बॉर्डर शहर है वो, उसके ठीक बगल में आप जानते हैं कि अमृतसर जो है बाघा बॉर्डर है, लोग जाते हैं, संभवतः आप भी गए होंगे। बाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही आप पाकिस्तान चले जाते हैं। अमृतसर का केंद्र सेंटर पॉइंट है वो। अमृतसर से जो है वो बस जो लाहौर जाती है, लाहौर और अमृतसर की दूरी जो है इतनी नजदीक है जैसे हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर और पटना की दूरी है। तो इस तरह से ऐसे कंडीशन में उस अमृतसर में ये उत्पात मचा रहा था, एकदम बॉर्डर के शहर में, और पंजाब की सरकार चुपचाप बैठी हुई थी। आज ये नौटंकी कर रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम लोग पंजाब की सुरक्षा को किसी के हाथ में खेलने नहीं देंगे। ये सब दिख रहा है कि केजरीवाल का पूरा ढोल फट गया है। अमृतपाल वो पाल रहे थे, और ये पाला हुआ अमृत है जो जहर है पंजाब के लिए। पंजाब के लिए नहीं है, देश के लिए जहर है। और इस जहर का खात्मा जितना जल्दी हो अमित शाह की पुलिस को करना पड़ेगा। केजरी का ये पूरा ढोंग खुल गया है, और ये साफ हो गया है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें बुलाया, पंजाब के मुख्यमंत्री को, उसके बाद खबर लीक गई और इसे भगाया गया। मतलब भगाया गया कि मुझे पूरा भरोसा है कि देश के बाहर नहीं गया होगा, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो बीएसएफ की है। बिल्कुल, लेकिन ये बात तय सी है कि इसमें खेल तो इनका जरूर है। मनीष भैया, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज से जब हम 1 साल पहले चले, जब एसपीजी सुरक्षा में बच गए मोदी जी, एसपीजी के वजह से वो पूरा चन्नी वाला प्रकरण हुआ, आज उस पर कमिटी भी भगवंत मान ने बिठाई है। एक्चुअली वो तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद बिठाना ही था इनको। लेकिन उन दिनों मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक बात याद आई, जो कहते थे कि ड्रोन्स आते हैं, हथियार गिरा के जाते हैं। और उस वक्त आम आदमी पार्टी, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, किसान आंदोलन और ये तथाकथित पूरा जो खालिस्तानी गैंग है, वैसे तो खालिस्तान गैंग के सबसे बड़े प्रचारक वो यूट्यूबर वगैरह जो बाहर में हैं, बिलबिलाए हुए लोग जो हमला कर रहे हैं देश के बाहर, उन्होंने कई बार कहा कि केजरीवाल को वो सब करना पड़ेगा, हमने केजरीवाल को सत्ता में लाने में इसीलिए मदद की है। मेरा मूल सवाल यहां पे आता है, क्या भगवंत मान अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए, मैं राघव चड्ढा और केजरीवाल के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बेहतर है अमित शाह जी से मिलकर थोड़ी बातचीत करके पंजाब को अलग ढंग से चलाने का प्रयास करता हूं, केजरीवाल से दूरी भली? क्या इस प्रकार के भी आपको लग रहा है कि अब संदेश आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, मैं अक्सर कहता हूं कि भारतीय राजनीति में मनमोहन सिंह एक ही हुआ। मनमोहन सिंह हर कोई नहीं पाल सकता। मनमोहन सिंह जैसा वफादार बहुत कम मिलता है। नीतीश कुमार को भी भ्रम था, उन्होंने भी एक जीतन राम मांझी पाला था कि मनमोहन सिंह होंगे, और हमारा आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या गद की नीतीश कुमार की। मनमोहन सिंह से पहले नरसिम्हा राव को भी सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह बनाने की कोशिश की थी। 1 साल उन्होंने खुद स्वीकार किया है
कि मैंने 10 जनपद की सेवा की, मैं रेगुलर जाता था, हाजिरी लगाता था, लेकिन एक दिन मेरा स्वाभिमान जग गया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और भारत मनमोहन नरसिंह राव अपमानित हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं। मैं ये बात बिल्कुल। इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में चेले चाटे बहुत पाले गए, लेकिन जब उसका स्वाभिमान जगता है या फिर जब वक्त बदलता है तो वो फिर बदलता है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, कि सिसोदिया, मैं अक्सर ये मानता हूं, अब बड़े पैमाने पर मैंने कई अपने शो में इस बात का जिक्र किया है, मनीष सिसोदिया टीम केजरीवाल का सबसे अयोग्य व्यक्ति था, लेकिन केजरी ने सबसे ज्यादा महत्ता सिसोदिया को दिया। उसने जितने भी बड़े बड़े तोपची थे, शांति भूषण जी, प्रशांत जिनका पूरा पैसा लगा, जिनकी पूरी योग्यता क्षमता लगी, प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट में उनकी कितनी ताकत थी, जो देश ने जाना कि राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगा मानहानि के बिल्कुल। मामले में इसी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को। तो दिखता है कि प्रशांत भूषण कितने ताकतवर थे। योगेंद्र यादव जो स्क्रिप्ट राइटर है राहुल गांधी के, आप एक से एक नाम लीजिए, कुमार विश्वास, सबको केजरी ने दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। पाला किसे? सिसोदिया को। हर चालाक धूर्त व्यक्ति एक मूर्ख, एकदम अयोग्य व्यक्ति को हाथ में सत्ता देकर के अपनी राज कायम करना चाहता है, और हर सिसोदिया को लगता है कि वो बहुत काबिल है। उसे तब तक छड़े जाने तक उसे लगता है कि वो तो उसकी काबिलियत की ये नाम है। इंसान अपनी योग्यता का कई बार उसे अपने आप को नापना चाहिए, क्या वो इस लायक है कि बिना किसी कारण से, वो एक तरह से दिल्ली का चीफ मिनिस्टर थे सिसोदिया, केजरी ने कोई मंत्रालय नहीं लिया हुआ था, सिसोदिया पूरा मंत्रालय के पास थे। अब ये सिसोदिया कूद रहे थे, सिसोदिया हम जेल से नहीं डरते, सीबीआई हमारे पास आई, एकदम केजरीवाल की भाषा बोल रहे थे। जाने से पहले वो छलिया मुस्कान मुस्कुरा रहे थे, और आज अदालत में उनके वकील गिरा रहे थे कि हम बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है, उसे बहुत सारी बीमारी है, देखभाल करने वाला कोई नहीं। अरे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर देखभाल करने वाला है, लेकिन उसने बोला कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर का हम लोग देखभाल करेंगे, लेकिन नोटिस चस्पा कर दिया सिसोदिया की बीवी के। ऐसा कभी, इतना अन्यायपूर्ण व्यक्ति कि जिस आदमी ने 7-8 महीने तक एक स्वास्थ्य मंत्री को, जेल मंत्री को जेल में रख करके मंत्री बनाए रखा, उसका घर तो नहीं छीना सत्येंद्र जैन का, लेकिन बिल्कुल। सिसोदिया का घर छीन लिया। ये दिखाता है कि केजरी को पता चल गया कि सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाएगा, खेल कर देगा, सताया जा रहा है। मुझे लगता है जहां पे आप इशारा कर रहे हैं, भगवंत मान को भी लग गया कि सिसोदिया का ये गत कर सकता है। इसका मतलब है भगवंत मान इन सबसे ज्यादा समझदार है, वो दूसरों के साथ सिसोदिया के खेल से समझ रहा है। और यदि सचमुच समझ रहे हैं भगवंत मान तो, जी। कि केजरी, मैं पावरफुल हूं, भगवंत मान को तो होगा कि भाई हाँ, केजरीवाल की बिल्कुल। क्या औकात है, वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूं। पंजाब बड़ा स्टेट है, पंजाब के पास पंजाब पुलिस और किसी चीफ मिनिस्टर की महत्ता तो तभी है ना जब आपके पास बिल्कुल। पुलिस है। यदि सही बात। पुलिस नहीं है तो आपकी औकात क्या रह गई? आप तो डराते हैं पुलिस के बदौलत। पंजाब में सरकार बनी, केजरीवाल ने दिल्ली के पत्रकारों को धमकाना शुरू कर दिया, कुमार विश्वास के घर पे पुलिस भिजवा दिया। तो ये तब तक पुलिस की, तो ये लगेगा करे अरविंद केजरीवाल मेरे बल पे तो कूद रहा है, मेरी पंजाब पुलिस पर, और मुझे ही फंसा रहा है। कल को केंद्र की सरकार खालिस्तानी आतंकियों को पालने के आरोप में यदि भगवंत मान को पकड़ ले तो क्या ये केजरीवाल बचाने आएंगे? नहीं बचा भगवंत सकते। मान मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत कुछ समझ रहे हैं। हम्म। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी उसी तरफ ऐसा लग रहा था, जो थोड़ी बहुत मेरी जो समझ है राजनीतिक रूप से आजकल। आते हैं बिहार की तरफ। आपने बड़ी बात कही कि स्टेट पुलिस सब कुछ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ताकत होता है, और आप स्टेट को यूं ही नहीं लड़का सकते। एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, आपने नाम सुना ही होगा, जानते ही होंगे। तमिलनाडु के मामले पे एक आरोप है कि उसने फेक न्यूज फैलाया, लेकिन मेरे पास कुछ तथ्य हैं सर। जब मनीष कश्यप पे एफआईआर हुआ है, उसके लगभग, आजकल बड़े न्यूज चैनल वाले कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं, आपके चैनल पे एक बार पहले ही आ चुका है मुझे याद है। तो एक बड़ा नेटवर्क है एबीपी न्यूज, उसने होली के दिन 8 मार्च को एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में लिखी हुई बातों को हम साझा कर सकते हैं, तो मैं साझा कर दे रहा हूं आपके साथ। उसमें लिखा गया कि आधार कार्ड से पूछा गया, लोगों को आधार कार्ड देख देख करके लोगों को परेशान किया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, ऐसा कई रिपोर्ट्स पे बताया गया। लेकिन एबीपी न्यूज पे एफआईआर नहीं हुआ, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, किसी पे एफआईआर नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये मनीष कश्यप पे। क्या अभिव्यक्ति की आजादी, जिसके बारे में आप अक्सर बात करते हैं अपने शो में, अपने चैनल पे, कि जब से सोशल मीडिया आया है, डेमोक्रेसी
डेमोक्रेटाइज हो गया, सतीश चंद्र मिश्रा भैया भी बोलते हैं अब जाकर, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इस प्रकार के पत्रकारों को कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो डेमोक्रेसी आ गई है। तो क्या ये नया तरीका है अभिव्यक्ति की आजादी पे ताला लगाने का, कि एक को डराओ उसके बाद पूरा मुद्दा गायब हो जाएगा? देखिए, दुखद ये है कि जो सरकार, जो तेजस्वी यादव जांच एजेंसी के लिए केंद्र सरकार पे हमला करते हैं कि अपने पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो खुद इस तरह से कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि एक पत्रकार को के साथ ऐसा किया गया। ठीक है कि उन्होंने मनीष कश्यप के पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है, बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। नेशनल कैपिटल में बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों में बैठे मठाधीश है जिन्होंने पत्रकारिता की डिग्री नहीं ली है। लेकिन जितना मैंने मनीष कश्यप के वीडियो को देखा है, किसी भी पत्रकार से ज्यादा बेहतर पत्रकारिता का प्रेजेंस ऑफ माइंड उस युवक में है। और इतनी जल्दी एक व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से, नो डाउट कि मनीष कश्यप की फील्ड रिपोर्टिंग लाजवाब रही है, जो एक पत्रकार का काम सचमुच होना चाहिए मनीष कश्यप ने किया है। कमाल की बात यह है कि जो लोग सरकार से ज्यादा, मुझे उन पत्रकारों के, जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं सत्ता के खिलाफ, मैं बिहार के उन जातिवादी पत्रकारों को देख रहा हूं, बहुतों से तो कई बार मेरा मंच पे भी साझा हुआ है उनके साथ जी, बिहार में और अलग अलग शहरों में। उन पत्रकारों को देख रहा हूं, उसे नटवर लाल कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि सत्ता के खिलाफ एक एजेंट के रूप में है। मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ वही जहर उगलते हैं रवीश कुमार की चापलूसी कर करके, तो कहते हैं कि इस पत्रकारिता का काम सत्ता के खिलाफ है। बिहार में भी तो किसी की सत्ता है, और आप भी बिहार के बाहर रहे हैं, नौकरी आपने की है। क्या इमेज रही है, खास करके 2000 से पहले मैं जब मास कॉम करने दिल्ली आया था, तो मुझे याद है दिल्ली में क्या स्थिति थी। बिहारी शब्द गाली थी, ब्लू लाइन की बसों में, डीटीसी की बसों में अपमानजनक था। बहुत कुछ बदला है। नेशनल कैपिटल में बिहारियों ने अपने हुनर से, उस समय चूंकि वो नया नया भगौड़ा था, बिहारी 90 के दशक में नए नए भगौड़े थे दिल्ली में, 2000 तक उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो। जितने बड़े बड़े नाम हैं वो बिहारी ज्यादातर हैं, इंजीनियरिंग से लेकर के डॉक्टर, एम्स में आपको बेहतरीन डॉक्टर बिहारी मिलेंगे। आपको प्रशासनिक रूप से गुजरात से लेकर के, आप देखिए तमिलनाडु में जिस अधिकारी का वाइट चल रहा है वो बिहारी है, एडिशनल डीजीपी बिहारी हैं। आप हर स्टेट में बिहारियों ने अपना परचम लहराया है। सवाल ये है कि मैं अक्सर उठाता हूं कि एक बिहारी बिहार के बाहर इतना बढ़िया करता है, बिहार के अंदर क्यों नहीं कर पाता? बिहार के अंदर ऐसा क्या है? आजकल तो मैं देख रहा हूं कि बिहार के जो युवक हैं वो दिल्ली एनसीआर में बिजनेस भी बढ़िया कर रहे हैं। कहा जाता है कि बिहारियों के जो डीएनए में बिजनेस नहीं है, वो पढ़ लिख सकता है, मजदूरी कर सकता है, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकता। दिल्ली एनसीआर में एक से एक बिजनेसमैन अब हैं जो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यही व्यक्ति बिहार में नहीं कर सकता। ऐसा क्या है? ये सवाल उठाना पड़ेगा। कि मुझे तो कई बार लगता है कि बिहार इस देश के लिए अब धीरे धीरे बोझ बनता जा रहा है। आप भीख मांग रहा है, इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है विशेष राज्य का दर्जा दो मुझे। क्यों विशेष राज्य का दर्जा तुम्हें दिया जाए भाई? तमाम सुविधाएं आपके पास। आप कहते हैं कि हमारे पास समंदर नहीं। उत्तर प्रदेश के पास कौन सा समंदर है? पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि कैसे अपनी रफ्तार से प्रदेश को बेहतर बनाया जा सकता है, माफियाओं पर को कंट्रोल में करके। तो ये चीजें दिखाती है कि आपने एक पत्रकार को एक कहावत बिहार में है ना कि गरीब की भौजाई सबकी लुगाई टाइप वाला मामला, तो आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो सामान्य व्यक्ति मुझे नहीं लग रहा। उसने एक तरह से, उसने भी सर पे कफन बांधा हुआ है। कितने दिन आप रखेंगे? जब तेजस्वी यादव के बाबूजी सजायाफ्ता अपराधी होकर के छूटे हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो एक आदमी को आप कितने दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रख लेंगे? और ये चीजें मुझे लगता है कि आप बिहार में हैं, ज्यादातर आप देख रहे हैं। मुझे कई लोग बताते हैं कि बिहार के यूट्यूब पे, बिहार में मोबाइल खोलते ही मनीष कश्यप दिखाई देने लगता है। कई लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि भाई मनीष कश्यप के अलावा तो दूसरा कोई वीडियो दिखता ही नहीं है। हर दूसरा वीडियो जो है, हर 5 वीडियो में 3-4 वीडियो जो है मनीष कश्यप का, ये दिखाता है कि उस आदमी का प्रभाव कितना ज्यादा है। मुझे लगता है कि पुलिस का दुरुपयोग करके तेजस्वी यादव के जो भी सलाहकार रहे हों, उनका खेल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके चाचा ही कर रहे हैं खेल, क्योंकि गृह मंत्रालय तो चचा पलटू चाचा के पास है। तो आप सोचिए कि इस मनीष के कश्यप के मामले में कोई भी आदमी नीतीश कुमार को गाली नहीं दे रहा है, जबकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के अंदर में है, पुलिस उनके अंदर में है। उन्होंने कभी भी पुलिस किसी को नहीं दिया, चाहे वो भाजपा के साथ रहे हों या आरजेडी के साथ रहे हों। उन्होंने बड़ी चालाकी से पुलिस अपने पास रखा है। और पुलिस जिसके पास है, ताकत उसके पास है। पुलिस के बिना कोई सरकार होती है क्या? तो तेजस्वी यादव
एक तरह से डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने गलत सलाहकार चुना है, ये गलत निर्णय लिया है, और ऐसे समय में जब खुद उनका बुरा वक्त चल रहा है, उन्हें इससे बचना चाहिए था। 23 तारीख को मैं दर्शकों को याद दिला दूं, बिहार बंद है नीतीश कुमार के सॉरी मनीष कश्यप के समर्थन में, और उसमें द अभिषेक तिवारी शो की पूरी टीम श्री राम सेना संगठन सपोर्ट कर रही है, और हम लोग खुद कारगिल चौक पे आपसे मिलेंगे, बातें होंगी उस मुद्दे पे। आगे बढ़ते हैं दिल्ली के लिकर स्कैम, क्योंकि भैया से 30 मिनट कहीं मैं टाइम लेता हूँ और उसमें सब समेटना होता है। सर पिल्लई और बुची बाबू तो सब बक दिए हैं। मनीष सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी में वापस फिर 14 दिन के लिए भेज ही दिया है न्यायिक हिरासत में। के कविता कल जवाब नहीं दे पा रही थी, तो क्या लग रहा है कि अब इसमें सत्येंद्र जैन, मनीष कश्यप के बाद के कविता, और उसके बाद जिसे आपने नटवर लाल कहा है, आपने नामकरण किया है। वैसे मनीष भैया ने पत्रकारों के बारे में जो एक है बड़ी अच्छी किताब लिखी है, वो किताब मेरे पास है, आप भी पढ़िएगा, पंचमक्कारों पे मनीष भैया की बढ़िया किताब है। हालांकि मनीष भैया का इतना छोटा भाई होने के बावजूद मुझे किताब खरीदना पड़ा था, तो आपको भी खरीदना ही पड़ेगा वो किताब। तो मनीष भैया, ये जो नटवर लाल है, क्या लगता है कि अब नटवर लाल तक आंच पहुंचने वाली है बस? देखिए, आज मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी जी। और मनीष गिड़गिड़ा रहे थे, मनीष सिसोदिया, वही सिसोदिया जो मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते कितने दिनों तक जेल में रख पाओगे। और इंटरेस्टिंग ये है अभिषेक, समझिए इसे, कि सिसोदिया के लिए सीबीआई ने तो विरोध किया कि बहुत पावरफुल है, 20-20 मंत्रालय इसके पास है, ऐसा भी कहीं होता है क्या, ये गवाह प्रभावित करेगा। सीबीआई ने कहा हम तो जमानत देने का विरोध कर रहे हैं। तो मामला ईडी तक आया, क्योंकि ईडी की कस्टडी में हो। ईडी ने कहा हमें तो अभी जमानत की कहां बात कर रहे हैं, हमें तो अभी और कस्टडी चाहिए, परसों खत्म हो रहा है ये कस्टडी, हमें और चाहिए कस्टडी, अभी इससे बहुत पूछताछ करना है, अभी कविता के साथ बैठाना है, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ, अभी चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी के साथ इसे बैठाना है, ये सब खेल खेलना है, के बारे में पता करना है, मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे ट्रेल को पता। तो ईडी ने कहा कि जमानत अभी कहां मिलॉर्ड, अभी तो हमें कस्टडी चाहिए। और तो समझ लीजिए कि खेल क्या खुलना है। और मेरा मानना है कि देखिए, कि लगातार मैं कहता रहा हूं अपने शो में, जिस दिन सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, सीबीआई ले जाएगी, जब सीबीआई ले गई तो मैंने कहा तिहाड़ जब पहुंचेगा, होली तिहाड़ में होगी, और उसके बाद ईडी इसे उठा कर ले जाएगी। वैसे ही हुआ, ईडी अभी और इसकी पुलिस कस्टडी लेगी, उसके बाद एनआईए की एंट्री होगी। इंटरेस्टिंग ये है, और जिस दिन एनआईए की एंट्री हुई उस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। ये कितना भी शातिराना खेल खेल लें, अब समय बदल गया है। और मुझे हमेशा याद आता है प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से कही थी कि देश के युवाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारा साथ दीजिए, इन भ्रष्ट बेईमानों को मैं जेल भेजूंगा। तो ये तो भ्रष्टाचार का आवरण, भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिकता का आवरण, ईमानदारी का आवरण ओढ़े हुए था। हमें और आपको किसी भ्रष्ट नेता के बारे में भ्रष्टाचार पता होने पे दुख नहीं होगा, लेकिन जिसने आंदोलन ही शुरू किया, आप तो उस आंदोलन में बड़ी एक्टिव थे उस दौरान, जिस व्यक्ति ने आंदोलन ही शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, नैतिकता को लेकर के, वो व्यक्ति यदि एंटी नेशनल एक्टिविटी में पकड़ा जाए, वो व्यक्ति यदि बेईमानी में पकड़ा जाए, तो हम सबको दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि हम सब बिहार में एक बदलाव चाहते हैं, बदलाव सत्ता की नहीं, बदलाव विचार की, सोच की, कि बिहार कम से कम, बड़ी पीड़ा होती है, करीब करीब हर शो में मैं व्यक्त करता हूं, एज ए बिहारी बहुत पीड़ा होती है बहुत, कि हमारे स्टेट की में एक भी बिजनेसमैन नहीं जाता। बिहारी बिजनेसमैन जो बिहार के बाहर काम कर रहा है, उसे न सुरक्षा है, न उसे प्रोत्साहन मिलना है। अब अडानी ने उस दिन आपकी अदालत के शो में कहा कि 18 राज्यों में उनका बिजनेस है, उसमें बिहार जैसा प्रांत नहीं है। सोचिए कितना शर्मनाक है कि कोई भी बिजनेसमैन बिहार में, तो कहां से नौकरी आएगी, सरकारी नौकरी है नहीं, आपके पास सारा मूर्ख बनाए जा रहे हैं। बिहार के लोग, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, वो भी इस यूट्यूब के दौर में, जो क्लासरूम कोचिंग जो है वो भी ठप हो रहा है। बिहार, जब कभी भी मेरा जाना, जब जाता हूँ घर, तो वहां के अखबारों में हमेशा सिर्फ कोचिंग का ही एडवर्टीजमेंट होता है। कोचिंग उद्योग जो है, एक तरह से उद्योग था, वो भी ठप हो रहा है इस ये यूट्यूब के दौर में, क्योंकि ऑनलाइन अब लोग क्लासेस ले रहे हैं, एक से एक लोग लड़के जो है ऑनलाइन में बेहतर कर रहे हैं। तो जो एक क्लासरूम टीचर जो थे, वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये स्थिति बिहार की है, और उसमें किसी मनीष कश्यप के चक्कर में, किसी जातिवादी जातिगत जनगणना के चक्कर में, जो राज्य भीख मांग रहा है केंद्र से कि हमें विशेष राज्य की दर्जा दी जाए, वो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है जातिवादी जनगणना में। मैं कई स्टेट घूमता हूं जब अभिषेक जी, तो मुझे बहुत पीड़ा इस बात की होती है,
उड़ीसा जैसे गरीब राज्य में भी होके आया हूं मैं, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गया था। तो व्यूअर को मैं मुझे बताया याद नहीं, है। लेकिन एक तस्वीर डाल दी थी आखिरी दिन, तो कुछ जी। व्यूअर्स मिलने के लिए आग्रह किया, तो उन सब से जानकर कैसे ही पता चला कि वहां मतलब हमारे राज्य स्टेट से कई गुना बेहतर कंडीशन में वो है। आप गुजरात हम्म। और महाराष्ट्र और पंजाब की तो बात छोड़ दीजिए, उड़ीसा हमसे कई कदम आगे है सोच के मामले में, विकास की नहीं कर, सोच के मामले, मेंटल लेवल के बारे में। तो ये दिखाता है कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक दर्शक ने मुझे कहा कि आंदोलन से जुड़ने वक्त मैंने 5,000 रुपए इंडिया अगेंस्ट करप्शन में दिए थे, वो डूब गए। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का दुख है कि अब मैं किसी आंदोलन पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल मैंने बिल्कुल, मैंने मैंने एक यही दुखद है। नौकरी छोड़ी, सोचा देश बदलेंगे, और उस आंदोलन से अब केजरीवाल जैसा जब नेता निकल के देश में। आपने एक बात कही एनआईए की एंट्री, उस पे एक सवाल जरूर लूंगा कि आपको क्यों लगता है कि एनआईए आएगी, थोड़ा दर्शकों को ये भी एक्सप्लेन कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कहा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि उड़ीसा के बारे में जो सर आपने कहा, उड़ीसा जैसे स्टेट ने भारतीय इंडियन हॉकी की दशा और दिशा बदल के रख दी। बिल्कुल। उसके लिए तो मैं बधाई दूंगा नवीन पटनायक को। और बिहार में तो एक भी टर्फ का मैदान ही नहीं है। जब टर्फ ही नहीं है तो हम हॉकी खेलेंगे कहाँ? तो ये सब तो अलग बात है। लेकिन मनीष भी, आपने कहा कि एनआईए की भी एंट्री होगी, तो क्या एनआईए की एंट्री वो मनी ट्रेल के बाद, ये जो अमरिंदर सिंह ने कहा था कि गिर रहे थे ऊपर से ड्रोन से गन वगैरह, इन सब मामलों में होगी, या कैसे एनआईए की एंट्री आप देखते हैं? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा कहां से आया? किसान हम्म। आंदोलन में अब जानकारी के मुताबिक सिसोदिया से यह भी खुला कि किसान आंदोलन में फंडिंग कैसे हुई, कैसे बाहर से पैसा आया। पंजाब में हम्म। ये जो चुनाव में कहां से पैसा आया। इसके साथ अब जो जासूसी वाला जो मामला सामने आया है, वो बहुत अच्छा। खतरनाक है कि एक राज्य की अच्छा। सरकार भारत सरकार के मंत्री की जासूसी कर रही थी। क्या जरूरत थी अरे भाई तुम्हें? बाप रे बाप। तुम भारत सरकार के मंत्री की जासूसी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं की जासूसी कर रहे थे, अपनी पार्टी के नेताओं की जासूसी कर रहे थे। तो इसके हम्म। पीछे खेल क्या है? आप एक शहरनुमा राज्य के मुख्यमंत्री को इस जासूसी का क्या मतलब है? 2015 का मामला जिसमें अब ये जांच शुरू हुई है। तो असल खेल केजरीवाल का जो है वो एनआईए ही करेगी। अभिषेक जी देखिए, देखते रहिए कि क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें एनआईए की एंट्री होगी और उसके बाद देश चौंक जाएगा। मैं क्यों कह रहा था, जो आपने भी कहा कि एक उम्मीद जो है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, जैसे कि मनीष कश्यप पत्रकार हैं, लेकिन मुझे उनकी एक चीज पे थोड़ी सी आपत्ति हुई कि मैं तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दूंगा। या तो फिर आप हम्म। एक्टिविस्ट हो जाते हैं तब। जी जी बिल्कुल। लेकिन यदि कोई बदलना चाहता है, जैसे हम्म। कि अब वहां पर पीके काम कर रहे हैं, कई लोगों को लगेगा चलो लेकिन इस तरह के लोगों से भी लोगों का भरोसा खत्म हो चुका हुआ है। केजरीवाल जैसे लोगों ने इस भरोसे को खत्म किया, और जिस दिन ये पता चलेगा आम जन को, साक्ष्य आएंगे कि केजरीवाल का खेल क्या था, एनआईए ने क्या कुछ खोला है, मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में मनी ट्रेल कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा देख हम जैसे लोगों को और ज्यादा पीड़ा होगी। धन्यवाद। आखिरी सवाल लूंगा। इन सब जो देश के भीतर कार्रवाई हो रही है, ये कितना बड़ा नेटवर्क है कि एम्स्टर्न, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह भारतीय दूतावास पे हो रहा है कार्रवाई, हो रही है आम आदमी पार्टी पे, कार्रवाई हो रही है अमृतपाल पे, और अटैक हो रहे हैं बाहर में। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग आपको नहीं लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये एज पर द प्लान ही हो रहा है, जो एज एक्सपेक्टेड हम कर सकते थे? बिल्कुल यही असली खेल है, यही तो असली खेल है कि इंटरेस्ट क्या है केजरीवाल में विदेशी एजेंसियों की। कनाडा हम्म। का इंटरेस्ट क्या है? कनाडा की एंट्री कैसे? अमृतपाल को प्रश्रय देने के लिए क्या सचमुच यहाँ की सरकारों को, और ये बहुत बहुत कुछ होता है अभिषेक, की अमेरिका, रसिया, एक समय कहा जाता था कि रसिया जो है कंट्रोल करता है भारत को। बहुत सारे ऐसे पत्रकारों ने बहुत कुछ लिखा है कि एक बिल्कुल। समय था कि हमने तो कहा कि नेहरू ने तो कहा कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, लेकिन हम एक गुटनिरपेक्ष के छलावे में थे। हम हमेशा वामपंथी रसिया के साथ थे, अघोषित रूप से साथ थे। क्यों? हम्म। क्योंकि नेहरू भले ही कांग्रेसी थे, लेकिन वो विचारधारा से लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी थे, और उन्होंने खुल करके कहा। तो जी। नेहरू की विचारधारा, नेहरू खुल करके नहीं साथ आ सकते थे, तो वो रूस के साथ थे। अब कहा जाता है कि भारत के जैसे देशों के लिए, पाकिस्तान जैसे देशों पर
के हर चीजों के निर्णय में भूमिका आज भी पाकिस्तान की भूमिका में लगातार अमेरिका की भूमिका रही है। आज के डेट में कहा जाता है कि चाइना जो पाकिस्तान को चला रहा है, एक एक एक्शन जो पाकिस्तान में होता है वो चाइना लेता है। अफगानिस्तान की मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी विदेश जो ताकतवर देश हैं वो ऐसे विकासशील देशों में अपने गुर्गे पालते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक दलों में, जो उस समय में रसिया हमारे यहाँ पाले हुए था, जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान में पाला हुआ है। कहा जाता है कि इमरान खान जो एजेंट है सेना का, और कि सच बहुत सारी चीजें आती है सामने। कहने का मतलब है कि बहुत जो ताकतवर देश हैं वो दूसरे देशों को, खास करके बिहार भारत जैसे देश जो विकासशील देश है, जो अपना एक प्रभाव बना रहा है, उसको बांधने के लिए, रोकने के लिए कुछ छुटभइये पॉलिटिकल पार्टी को आर्थिक मजबूत करने के लिए। और फिर जब आप एनआईए की बात करते हैं तो अभी विज्ञापन घोटाला जिस दिन सामने आएगा उस दिन बहुत कुछ और खुलेगा कि केजरी के विज्ञापन घोटाला में जो ये पैसा है विज्ञापन के खेल में वो कहां से आ रहा है। मैं बार बार सवाल उठाता हूं, एक छोटा सा राज्य, शहरनुमा राज्य, इसके पास इतना पैसा विज्ञापन के लिए कैसा है। बिहार के मुख्यमंत्री तो नहीं दिखते टेलीविजन चैनल पे। बिहार तो सही बात। दिल्ली से बहुत बड़ा है, आर्थिक रूप से भी बजट भी बिहार का बहुत बड़ा है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नेशनल कैपिटल टीवी पे क्यों नहीं दिखाई देते? उड़ीसा के मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखाई देते? गुजरात के मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखाई देते? पंजाब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखाई देते? तमिलनाडु केरल के मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखाई देते? ये शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री हर चैनल पे क्यों दिखाई देता है? ये शोध का विषय है। और मुझे लगता है कि बजट जो दिल्ली का रोका गया उसमें केजरी को पूरी तरह से नग्न कर दिया। ये भले ही ड्रामा कर रहे हो, इनका सब ड्रामा का जो है एकदम से अब पलीता निकलने वाला है बहुत बहुत जल्दी। तो ये हमारे साथ थे मनीष ठाकुर भैया एक बार फिर से। फिर अगले महीने किसी सब पूरे महीने भर के टॉपिक पे मनीष भैया को बुलाएंगे। कम से कम ये मनीष भैया ने छूट दे के रखी है मुझे कि जिस दिन बुलाता हूँ 3-4 दिन के अंदर मुझे अपॉइंटमेंट मिल ही जाता है। मनीष भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मनीष भैया दिन में 3-4 शो कर पाते हैं, मेरी तरह नहीं है कि एक ही शो या 2 शो हो पाता है। तो मनीष भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लगातार नज़र, जैसा मनीष भैया ने कहा, केजरीवाल और इन सब गैंग पे बनाए रखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं, 2024 की लड़ाई मेरी नजर में पानीपत का चौथा युद्ध है जो निर्णायक होगा, जो अब आज तक वामपंथियों का कहना है कि सिस्टम हमारा है, उस सिस्टम में बदलाव की शायद शुरुआत अब होने जा रही है। मनीष भैया, शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों से बहुत आखिर में अगर धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यदि एक शो कर पा रहे हैं और यदि कुछ लोगों को आप परसेप्शन की इस खेल में यदि जो षड्यंत्र है उसे तोड़ पा रहे हैं तो वो भी एक राष्ट्र की सेवा है। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मनीष भैया। बहुत आभार।